नमस्कार, साधना न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना संक्रमण की वजह से बच्चों की पढ़ाई में नुकसान हो रहा है और जिस तरीके से कोरोना महामारी तेजी से फैल रही है, सरकार की जो गाइडलाइन जारी है उसको देखते हुए स्कूल बंद कर दिए गए। हालांकि कोरोना वैक्सीन भी लगा दी गई है। उसके बाद पूरे प्रदेश में कोरोना महामारी का कहर अभी भी जारी है। बच्चों के स्कूलों को खोलने को लेकर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर का क्या कहना है, इसी खास चर्चा पर हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल सिंह गुर्जर मौजूद है। आपको बता दें कि कंवर पाल जी हरियाणा के यमुनानगर जिले के रहने वाले हैं। 13वीं विधानसभा में जगाधरी से विधायक हैं। इनके नेतृत्व में हरियाणा सरकार में बहुत बहुमूल्य मुद्दों पर बिल पास किए गए हैं। तो चलिए उनसे खास चर्चा करते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल सिंह गुर्जर जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। जी धन्यवाद। जी, कंवर पाल जी, जिस तरीके से देखा जाए तो संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहा है। ऐसे में हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया कि 10वीं से 12वीं के बच्चों को 1 फरवरी से स्कूल खोला जाएगा। तो एक बड़ी चुनौती है सरकार के सामने, इसे कैसे हल करेगी सरकार? देखिए, सारा विचार विमर्श के बाद हमने अभी पेशेंट पढ़ नहीं रहे हैं, पेशेंट घटने में शुरू हो गए और जो बच्चे हमारे 10वीं से लेके 12वीं तक के बच्चे हैं, उनमें आज से 4 दिन पहले तक 75% बच्चों को वैक्सीन लगी थी। और मैं समझता हूं कि जब 1 फरवरी को हम खोल लेंगे तो 90% से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन दी जा चुकी होगी। तो ऐसे में हमने निर्णय लिया कि ये बच्चे बिल्कुल सुरक्षित हैं और जिन बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी, हमने उनसे कहा कि वो स्कूल में नहीं आए। तो वैक्सीन के बाद भी बच्चे आएंगे, तो मैं समझता हूँ पूरी तरह सुरक्षित है और जो भी कोविड के नियम है उन सारे नियमों का पालन। जी, जैसे कि 10वीं से 12वीं तक के बच्चे स्कूल में आएंगे, तो किस तरीके की व्यवस्था होगी? कितने विद्यार्थी एक बार में स्कूल आ सकेंगे? देखिए, जिस प्रकार से इसमें हमने ऑप्शनल दिया है, मतलब जो माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा स्कूल में चला जाए वही बच्चे आएंगे स्कूल में। मतलब ये कोई कंपलसरी नहीं है कि सारे बच्चों को का आना अति मतलब जरूरी है, ऐसा नहीं है जी। अगर माँ बाप सहमत हैं तो वो अपने बच्चों को स्कूल में भेज सकते हैं जी। और ऐसे में जो भी नियम पहले थे जिस प्रकार से, वो सारे सारे नियम उसी प्रकार से रहेंगे जी। ऑनलाइन एजुकेशन भी उसी प्रकार से रहेगी। अगर अभिभावक चाहते हैं कि उनका बच्चा जो ऑनलाइन है वो ठीक से पढ़ रहा है और कोई जरूरत नहीं है, तो वो ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं जी। और क्योंकि मैं समझता हूँ कि स्कूल में जरूरी है, तो ऐसे में स्कूल अपने खोल दिए और वो स्कूल में भी आ सकते हैं, लेकिन वही सैनिटाइज, मास्क और जिस प्रकार से जो दूरी है वो सारी चीजों का पालन उसी प्रकार से किया जी। एक तरीके से देखा जाए तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रकार से बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। सर, अभी सभी अध्यापकों और सभी विद्यार्थियों ने भी वैक्सीन नहीं लगवाई है, क्या वो स्कूल आ सकते हैं ऐसे में? नहीं, देखिए, अध्यापकों की भी लगभग सभी की वैक्सीन हो चुकी है। अभी 3 दिन पहले तक जो था, केवल 16% टीचर ऐसे थे जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी, बाकी लगभग सभी ने वैक्सीन लगवा ली है जी। और जहां तक बच्चों की बात है, बच्चों की तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि 90% से ज्यादा बच्चे तब तक वैक्सीन लगवा चुके होंगे जब हम स्कूल शुरू करें जी। हरियाणा में 5वीं और 8वीं को बोर्ड बनाने का फैसला लिया गया था, फिर वापस क्यों ले लिया गया? देखिए, उसमें हमने अभी उसका एक सिस्टम तो रखा है, बोर्ड तो नहीं रखा, लेकिन उसका एक सिस्टम रखा है कि उनके बच्चों के पेपर लेंगे जी। वो एक एजेंसी के द्वारा लेंगे, जैसा अभी निर्णय लिया गया है। पहले बोर्ड के द्वारा था, उसमें हमारा एक ही वो था कि बच्चों में उससे गंभीरता आती है कि मान लीजिए अगर बच्चों को हम कहीं भी कोई टेस्ट ना लेना जी, तो बच्चों में उस प्रकार की गंभीरता नहीं आती और वो समझते हैं कि पास तो हो ही जाएंगे, कोई जरूरत नहीं है इस बात की जी। लेकिन किसी भी चीज का, चाहे वो मेरा टेस्ट हो चाहे बच्चों का टेस्ट हो, जब भी किसी का भी टेस्ट लेंगे तो निश्चित तौर से वो अलग से तैयारी करेगा। चाहे मैं इतना बड़ा हूं, मैं भी, मेरा भी कोई टेस्ट लेगा तो मैं भी तैयारी करके ही जाऊंगा। अब हमारा भी अगर सेशन होता है तो हमारी भी तैयारी होती है। तो ऐसे ही बच्चों के ऊपर भी एक ये रहे कि भाई हमें तैयारी करनी और हमने क्लास पास करनी और उसमें उनके नंबर आएंगे, उससे उनकी भी एक प्रतिष्ठा बढ़ती है। बच्चों में एक कंपटीशन का भाव भी होता है कि मेरे अच्छे नंबर आएंगे, तो उस प्रकार का एक भाव रहे और वो ठीक से तैयारी करें। इसके लिए इसका उद्देश्य इतना ही है, क्योंकि काफी कंप्लेंट थी, अभिभावकों की भी थी।
अभिभावक भी ये शिकायत करते थे कि भाई हमारे बच्चों को जिस प्रकार से आपने नियम बना दिया कि हर क्लास में उसको पास कर देंगे, तो जब वो +2 तक जाता है तब तक स्थिति उस प्रकार की कोई होती नहीं है, और फिर उसके बाद ड्रॉप आउट होता है। और टीचरों का भी कहना ये था कि बच्चे गंभीर नहीं होते, तो जब वो बोर्ड की परीक्षा आती है तो एकदम लगता है कि हौच-पौच हो जाता सारा। तो इसलिए पहले से ही चेक अगर हो जाएगा तो 10वीं तक आते आते, मैट्रिक तक आते या +2 तक आते आते बच्चा काफी ठीक हो जाता है जी। तो सबकी, दोनों ही पक्षों की डिमांड थी, टीचर की भी डिमांड थी, अभिभावक की भी डिमांड जी। कंवरपाल जी, अभी कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, ऐसे में बच्चे चपेट में आ सकते हैं, ऐसी भी संभावना है, तो क्या आपको लगता है कि स्कूल खोलना अभी सही है? हाँ नहीं, बिल्कुल सही है। सारी बात हमने जो जानकार लोग हैं उनसे ही बातचीत करके की। देखिए कोरोना कब तक चलेगा, अब मान लीजिए इस डर से ही हम बैठ जाए ना, देखिए कोरोना आएगा और अब हमने कोई निर्णय नहीं लेना। कोई निर्णय नहीं लेना तो आसान काम है, बिल्कुल कोई भी ले सकता है, इसको तो कोई किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन निर्णय लेना और उसको ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट करना, यही चुनौती होता है। तो हम उस चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं। अभिभावक भी चाहते हैं कि बच्चे स्कूल में जाना चाहिए, और बच्चे भी चाहते हैं, अब तो ये है कि बच्चे भी चाहते हैं कि स्कूल खुलने चाहिए। तो ऐसे में हम सुरक्षा के सारे उपाय करेंगे, कहीं भी कोई कोताही नहीं बरतेंगे, लेकिन स्कूल खुले। जी, अब शिक्षा को लेकर बात कर ली जाए। सबसे पहले आप एक किसान भी है, और आपकी अगर प्राथमिक शिक्षा की बात की जाए तो वो बहादुरपुर से पूरी हुई है। तो ऐसे में क्या लगता है कि उस समय से लेकर अब आप शिक्षा मंत्री है, तो ऐसे में आपके क्षेत्र की बात करें तो आपके क्षेत्र में क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिली और क्या कुछ अंतर आया तब से लेकर अब तक? देखिए, जब हमने शिक्षा ग्रहण की तब तो केवल और केवल सरकारी विद्यालय ही होते थे जी। उस समय प्राइवेट एजुकेशन या इस टाइप की कोई सुविधाएं नहीं थी जी। लेकिन आज तो प्राइवेट इतनी बड़ी संख्या में स्कूल खुल गए, इतनी सरकार है, और सरकार से भी ज्यादा बच्चे आज प्राइवेट में पढ़ रहे हैं। जी। तो ये सारा कुछ तो बड़ा परिवर्तन हुआ उस टाइम में, आज के टाइम में तो बहुत बड़ा परिवर्तन है जी। वो एक जैसा तो नहीं है आज। जी। सर, आने वाले समय में कौन कौन सी शिक्षा नीति हमें देखने को मिलेगी, कौन कौन सी व्यवस्थाएं देखने को मिलेगी बच्चों को लेकर? नहीं, देखिए अभी सरकार ने नई शिक्षा नीति जो बनाई जी, और केंद्र सरकार का उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का आग्रह है पूरे देश से कि 2030 तक इसको इम्प्लीमेंट करना। जी। हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने टारगेट दिया कि हमने 2025 तक इसको इम्प्लीमेंट करना, और हमने उस पर अपना काम शुरू कर दिया। हमने जो कमेटियां गठित करनी थी, सभी कमेटियां और उस प्रकार का जो चेंज करना था उसकी दिशा में हमने बढ़ना शुरू कर दिया। जी। जो उसमें एक ये दिया गया कि 3 साल का बच्चा जो है उसका दिमाग डेवलप हो जाता है जी। और उसको एजुकेशन देने का की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। जी। तो उस दिशा में भी हमने शुरू कर दिया। अब की बार हमने 1138 स्कूल अब की बार खोले, और इस कार्यकाल में 4000 स्कूल खोलने का निर्णय अभी तक हमने ले लिया कि जो प्ले स्कूल है हम 4000 स्कूल हम खोल देंगे। जी। और दूसरा उसमें है कि जो अपनी भाषा है उस पर ज्यादा फोकस रखना चाहिए, क्योंकि जो बात बच्चा अपनी, जो उसकी मदर टंग है, अपनी मातृभाषा में जो वो सीख सकता है, तो वो दूसरी भाषा में नहीं सीख सकता। मतलब भाषाएं तो सारी सीखेगा, लेकिन प्रयास ये रहेगा कि अपनी भाषा। जी। और तीसरा उसमें ज्यादा जोर इस बात पे दिया गया है कि कोई टेक्निकल एजुकेशन बच्चे को देनी चाहिए, और ऐसा ना हो कि जब वो पढ़ने के बाद फील्ड में आता है तब उसके पास किसी चीज का कोई ज्ञान नहीं। उसके पास ज्ञान तो है, लेकिन जो ज्ञान उसका है वो उसको रोजगार नहीं दे सकता। जी। मतलब सरकारी नौकरी तो मिलेगी, ठीक है बात, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं मिलती तो फिर उसके पास कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है। जी, तो नई शिक्षा नीति में दिया कि 6ठी क्लास से ही उसको कुछ टेक्निकल एजुकेशन उसके पास होनी चाहिए, और उसका एक इस प्रकार का सर्वे हो कि वो किस चीज में उसका इंटरेस्ट है, किस चीज में आगे वो बढ़ सकता है। जी। तो उस पर हमने काम शुरू कर दिया, और आने वाले टाइम में हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि 2025 तक उस नई शिक्षा नीति को हम लागू करेंगे। और जो नई शिक्षा नीति आई है, मैं समझता हूँ कि आज तक के सबसे बड़ा विस्तृत जो है अध्ययन के बाद है। 2.5 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके साथ इन्होंने बातचीत की है। नई शिक्षा नीति बनाने वाला जो ग्रुप है उसने 2.5 लाख से ज्यादा लोगों से, हर कैटेगरी का है, उसमें टीचर भी हैं, जो विद्वान लोग हैं, प्रोफेसर भी हैं, वीसी भी हैं, गांव का सरपंच भी है, ब्लॉक समिति का मेंबर भी है, जिला परिषद का मेंबर भी है, एमपी भी है, एमएलए भी है, चुने प्रतिनिधि भी है, और इस विषय के जो स्पेशलिस्ट हैं वो भी है।
जी। हर वर्ग से बातचीत करने के बाद ये नई शिक्षा नीति लेके आए और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा परिवर्तन देश में इससे होगा। जी। कंवरपाल जी, वैश्विक महामारी कोरोना काल में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी लगातार देखने को मिली। जहां फीस बढ़ोतरी में परेशान अभिभावक की समस्या को देखते हुए हरियाणा सरकार ने एक बड़ी राहत दी थी, जिसमें आपने फैसला लिया था कि कोई भी स्कूल 1 साल में 5% से ज्यादा फीस की बढ़ोतरी नहीं कर सकता। दूसरा फैसला आपने ये लिया था कि स्कूल प्रबंधक 5 साल से पहले स्कूल यूनिफॉर्म नहीं बदल सकेगा। तो इससे क्या लगता है कि अभिभावकों और बच्चों को इससे कितनी राहत मिल सकती है? इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। देखिए, अब हमारे पास अब अभिभावकों की कंप्लेंट ये थी जी। कि जैसे एक क्लास में जैसे बच्चा तो अगली क्लास में उसकी वर्दी बदल जाती है जी। तो अभिभावक को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जबकि वो उसके पास तो है अभी वो। तो हमने उसको कहा कि भाई वो एक तो नहीं चेंज होगी, उससे अभिभावक को निश्चित तौर से लाभ मिलेगा जी। तो इससे निश्चित तौर से उससे फायदा होगा। और जहां तक फीस की बात थी तो कुछ स्कूलों की कंप्लेंट हमारे पास आई थी कि उन्होंने बहुत ज्यादा फीस बढ़ाई जी। तो हमने बातचीत करके उसमें निर्णय लिया कि ये फीस इतने प्रतिशत बढ़ा सकते हैं, इससे ज्यादा परसेंटेज फीस की बढ़ा सकते जी, जिसकी काफी सराहना भी की जा रही थी। हाँ, नहीं, सभी को अभिभावकों को लाभ हुआ उससे। जी। कंवरपाल जी, आपने विदेश यात्रा भी की है, कनाडा की बात करें, फ्रांस, जर्मनी, आप तमाम सारी जगह पर घूम कर आए हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि वहां की शिक्षा और यहाँ की शिक्षा देखें, प्रदेश की शिक्षा देखें, तो कितना अंतर है और ऐसी कौन सी नीति है जो यहाँ प्रदेश में लागू होनी चाहिए? कि अब हर देश की अलग अलग जरूरतें हैं, अलग अलग सारा कुछ है। मैं जो मान लीजिए फ्रांस में है या जर्मन में है या अमेरिका में है, वो सारा यहाँ तो लागू नहीं हो सकता, लेकिन टेक्निकल एजुकेशन पे वहां भी बहुत जोर है और टेक्निकल एजुकेशन पे हमने भी आने वाले टाइम में हम भी इस पे काफी जोर दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि टेक्निकल एजुकेशन जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार की एक सोच है ना जी, आप रोजाना जिस प्रकार की डिबेट में भी देखते हैं रोजगार की बात जी। तो सरकारी नौकरी तो नहीं दी जा सकती सभी, कुछ परसेंटेज लोग ही हैं, प्रतिशत लोग हैं जिनको सरकारी नौकरी दी जा सकती है। और जिस प्रकार के हमारी सरकार ने किया कि मेरिट पे नौकरी दे रही जी। तो मेरिट पे जो लोग हैं चलो वो तो चले गए, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो मेरिट पे नहीं है ना जी। अब उनके पास भी तो काम होना चाहिए कुछ ना कुछ। ऐसा तो जरूरी नहीं कि वही काम करेंगे, कलरकी का काम करेंगे या सरकारी नौकरी का काम करेंगे, तो और भी फील्ड में बहुत रोजगार है। तो अगर उनको नॉलेज होगी तो निश्चित तौर से वो काम मांगने वाले की बजाय काम देने वाले बन जाएंगे जी। तो हमारा प्रयास यही है कि स्वयं का रोजगार। जी। शिक्षा व्यवस्था और नीति की बात करें तो प्रदेश में ऐसी कौन सी शिक्षा नीति है जिसमें बदलाव आने चाहिए और ऐसी और कौन कौन सी शिक्षा नीति लागू होनी चाहिए जिससे कि विद्यार्थियों को सहूलियत मिल सके? शिक्षा नीति तो जो मैंने बताई थी आपको जी कि हम नई शिक्षा नीति जो सरकार लेके आई उसको लागू करने लग रहे जी। लेकिन इसमें हमने जो बदलाव किया, आप जैसे संस्कृति मॉडल स्कूल हमने खोले हैं। पहले पूरे प्रदेश में 22 थे, एक जिले में एक। अब हमने एक ब्लॉक जो एजुकेशन ब्लॉक है उसमें हमने खोल दिया, एक में एक हमने खोल दिया, कुछ में एक से ज्यादा भी है। जहां पहले केवल 22 थे अब 136 है जी। तो 114 हमने नए खोलने का काम किया जी। ऐसे ही हमने अपने जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, क्योंकि उनके अभिभावकों के पास उतनी आमदनी नहीं है और वो अपने बच्चों की कोचिंग नहीं करा सकते, इसलिए वो अच्छे संस्थान में नहीं जा सकते। तो हमने ऐसे बच्चों का जिनके 80% से ज्यादा नंबर हैं उनका एक टेस्ट लिया और उसके बाद जो टेस्ट में क्लियर हुए बच्चे उनको 5 दिन की कोचिंग दी। 5 दिन की कोचिंग के बाद फिर टेस्ट लिया और ऐसे बच्चों को हम कोचिंग दे रहे हैं। हमने सुपर 100 के नाम से एक स्कीम शुरू की है और पिछली बार हमारे उसमें 26 बच्चे जो थे IIT में आए जी। और अब की बार हमारे 29 बच्चे जो हैं IIT में उनका एडमिशन हुआ अब की बार, और 26 बच्चे ऐसे हैं जो MBBS में है जी। और उनमें से 6 बच्चे ऐसे हैं जिनका एम्स में एडमिशन हुआ। तो मैं समझता हूँ ये काफी बड़ी उपलब्धि है। ये ऐसे बच्चे हैं जो अति गरीब है, मतलब जिसको हम अंत्योदय कहते हैं, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सोच कहते हैं, जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सोच कहते हैं कि भाई जो अंतिम व्यक्ति है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। तो हमने ऐसे बच्चे हैं जिनका मतलब IIT में जो बच्चे गए या MBBS में जो बच्चे गए या एम्स में जो बच्चे गए, जिन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की जी। मतलब इतने अति गरीब लोग हैं, उनके जो
पिता है उनका, वो मजदूरी करता है, किसी खेत में काम करता है, तो मैं समझता हूँ आज वो बच्चे जब गए, उनको देखने के बाद दूसरे बच्चों में भी इस प्रकार की एक भावना आएगी, एक होड़ लगेगी कि मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूँ। तो इससे जहां सरकारी स्कूलों की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और वहीं जो गरीब आदमी है उसको भी लगता है कि अगर मेरा बच्चा इंटेलिजेंट है तो निश्चित तौर से सरकार हमारे साथ खड़ी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है कुछ भी, हम उसको लोन देंगे, कोई उसकी गारंटी नहीं है। जब वो स्थापित हो जाएगा, वो डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, कोई बड़े पद पे चला जाएगा, तो फिर हमारे पैसे बाद में वापस कर। तो उसको इस बात की चिंता नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है कि मेरे पिताजी में पैसे नहीं है तो इसलिए पढ़ नहीं सकता। वो पढ़ सकता है। अगर उसके पिताजी अभी असमर्थ हैं तो सरकार उसके पिताजी की जगह खड़ी, सरकार उसकी ड्यूटी निभाएगी। जी। करनाल की बात करें तो करनाल में अभी 5000 बच्चे ऐसे हैं जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो ऐसे में उन बच्चों का वैक्सीनेशन कब तक होगा? जैसे कि आपने कहा कि 10वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खोला जा रहा है, तो इन बच्चों का वैक्सीनेशन कब होगा ताकि वो भी ऑफलाइन परीक्षा, जो ऑफलाइन स्कूल की सुविधा है, उसका लाभ ले सके? नहीं, वैक्सीन तो बड़ी स्पीड से रही है। मैं तो बल्कि बधाई देता हूँ, बच्चों ने तो हमारे लिए मार्गदर्शन बच्चों ने कर दिया। हम क्या मार्गदर्शन करेंगे? जिस स्पीड के साथ बच्चों ने वैक्सीन लगवाई है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। और मैं समझता हूँ आज की डेट में, मुझे अभी पूरा आंकड़ा नहीं, 4-5 दिन पहला आंकड़ा है जो 75% था, आज मैं समझता हूँ कि 80%। जी। कंवरपाल जी, जाते जाते आप हमारे विद्यार्थियों को, प्रदेश के विद्यार्थियों को, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे शिक्षा को लेकर? नहीं, मैं तो बच्चों से यही कहूंगा कि शिक्षा पे पूरा ध्यान दें। जी। स्कूल जो खोल दिए तो स्कूल में भी आए बच्चे। जी। कोई इस प्रकार की बात है तो जो ऑनलाइन है उस पर भी ध्यान दें, पढ़ाई पूरी करें, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और जो एजुकेशन है उसका बहुत महत्व है, पूरे जीवन में इसको ही काम आना है। अभी ये मेहनत करने का टाइम है और बाद में पूरा जीवन इसके ऊपर ही निर्भर करता है, तो हम पूरा इस पे फोकस करें और जो भी सुविधा, जिस सुविधा से भी हम ऑनलाइन या ऑफलाइन किस प्रकार से भी पढ़ाई करें। जी, बहुत बहुत। और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और सब नियमों का पालन। जी बिल्कुल, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और वैक्सीन जरूर से जरूर लगवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया कंवरपाल सिंह जी, हमसे तमाम चर्चा करने के लिए और हमसे ये वैक्सीनेशन को लेकर और बच्चों की शिक्षा को लेकर बातचीत करने के लिए। तो खबर आपको बता रहे थे हरियाणा से, जहां पर बता दें कि 10वीं से 12वीं के बच्चों का स्कूल खुल रहा है। बता दें कि सरकार के आदेश पर मंगलवार यानी कि 1 फरवरी से कक्षा 10वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए स्कूल खोले जा रहे हैं। इस दौरान वैक्सीन लगने वाले विद्यार्थी ही स्कूल में आ सकेंगे। इसके लिए स्कूलों में एंट्री से पहले वैक्सीन सर्टिफिकेट और माता पिता का सहमति पत्र साथ लाना होगा। सभी विद्यार्थी मास्क लगाकर व खुद ही पानी की बोतल साथ में लेकर आएंगे। वहीं जिन बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी है वो स्कूल में तो आ सकते हैं लेकिन कक्षाओं में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो इन सब विषयों को लेकर, तमाम सारी शिक्षा व्यवस्था को लेकर आज हमने हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल सिंह गुर्जर से बातचीत की और जाना कि संक्रमण के बावजूद भी ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा हरियाणा सरकार की ओर से बच्चों को दी जा रही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।